नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए फिर से पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है संघ राज्य क्षेत्र और जो राज्य भारत के हैं उनसे रिलेटेड, यानी कि इसमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 के बीच में बात करेंगे। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इसी में हम लोग जेवीपी समिति और राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम इन सब के बारे में भी बात करने जा रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। देखिए यहाँ पर राज्य बनाने का अधिकार है, क्या बोला है, राज्य बनाने का। बनाने का मतलब होता है निर्माण करना। पहले ध्यान रखिए, बारीकी से समझिए इन चीजों को। बनाने का अर्थ है निर्माण करना। तो मैं अगर आपको बताऊं आर्टिकल 2 की बात करें, अगर आर्टिकल 2 की बात करें तो आर्टिकल 2 में दोस्तों नए राज्यों के प्रवेश, नए राज्यों के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है, एवं गठन से संबंधित है। दोस्तों ध्यान रखना इस चीज को। आर्टिकल 2 जो है वो नए राज्यों के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है, प्रवेश एवं गठन, प्रवेश एवं गठन। और साथ ही साथ इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये याद रखना कि ऐसे राज्य जो कि भारत के संघ का हिस्सा नहीं रहे, यानी कि ऐसे राज्य इसमें शामिल हैं, उनको शामिल करने का अधिकार है। आर्टिकल 2 में प्रवेश करने या गठन करने का अधिकार है जो कि भारतीय संघ का हिस्सा नहीं रहे, भारतीय संघ का हिस्सा नहीं रहे। संघ का हिस्सा नहीं रहे दोस्तों, ये चीज इसमें शामिल है। जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र जो हम लोग एक्वायर करते हैं और वो ऐसा क्षेत्र जो है भारतीय संघ का हिस्सा कभी भी नहीं रहा, तो उसको हम लोग आर्टिकल 2 के तहत प्रवेश करेंगे। अगर बात करें आर्टिकल 3 की, तो आर्टिकल 3 जो कहता है, आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों के निर्माण, नए राज्यों के निर्माण, निर्माण या फिर उसको बनाना, ये दोनों समान है, ठीक है, निर्माण। और साथ ही साथ राज्यों के नाम में परिवर्तन, जो स्थापित राज्य हैं, जो अभी स्थापित राज्य हैं, उनके राज्यों के नाम में, उनके क्षेत्र में, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, ये सब आता है आर्टिकल 3 के अंतर्गत, यानी कि ऐसे राज्य जो भारतीय संघ का हिस्सा है। तो यहाँ पर है राज्य बनाने का अधिकार, यानी कि निर्माण का अधिकार, तो ये दिया गया अनुच्छेद 3 में, यानी कि थर्ड सी ऑप्शन जो है वो इसका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं इसमें क्या है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना आप लोग, नए राज्य की शक्ति जो है वो संसद को दी गई है। किसको दी गई? संसद को दी गई है, कि संसद में एक साधारण विधेयक के द्वारा। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है दोस्तों कि जो भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत आप राज्यों का प्रवेश करेंगे या राज्यों का निर्माण करेंगे या उनका गठन करेंगे, वो सभी कुछ जो होगा वो आपका जो संवैधानिक संशोधन जिसके तहत होता है आर्टिकल 368, इसके तहत होने वाले संशोधन से परे होगा। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि केवल साधारण बहुमत से ही हम लोग संसद में किसी नए राज्य के गठन की शक्ति संसद रखता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है। पहले एक बार मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, उसके बाद बढ़ते हैं ताकि आपको चीजें एकदम सही से दिखाई दें। देखिए, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो मैंने अभी आपको बताया संसद को है, राष्ट्रपति को है, लोकसभा को है या फिर सर्वोच्च न्यायालय को। तो मैंने बताया ये अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? लोकसभा के पास, केंद्र सरकार के पास, संसद के पास या राजनीतिक दलों को? तो आपको पता होना चाहिए कि संसद को इसका अधिकार दिया गया है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है या राज्यों का यूनियन है? तो आपको याद रखना है कि राज्यों का यूनियन है। हमारे यहाँ पर यूनियन वर्ड का प्रयोग किया गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। भारत के आर्टिकल जो 1 है, आर्टिकल 1 में साफ साफ कहा गया है कि इंडिया क्या है? इंडिया यानी भारत, आर्टिकल 1 में है इंडिया यानी भारत। ये आपका भारत का नाम है, ऑफिशियल नेम है, यानी कि इसको भी आपको याद रखना है। एक बार राजस्थान पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का ऑफिशियल नेम क्या है,
जिसमें 4 ऑप्शन थे, जिसमें एक था इंडिया, एक में भारत और दूसरा था इंडिया यानी भारत। तो ये आपका भारत का नाम है। और भारत के राज्य की प्रकृति क्या है, अगर हम लोग बात करें भारत के राज्य की प्रकृति क्या है, तो ये आपकी प्रकृति डिसाइड करता है। इसमें साफ साफ लिखा है इंडिया यानी भारत, राज्यों का समूह ना होकर, राज्यों का समूह ना होकर। ध्यान से आप लोग समझते चलिए, एक एक प्रश्न को मैं डिटेल में बता रहा हूँ। राज्यों का समूह ना होकर राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो इसका मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य की पद्धति की विशेषता नहीं है। ठीक है, भारत का जो संघीय शासन है, संघीय शासन प्रणाली, उसकी पद्धति का ये की विशेषता नहीं। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल है दोस्तों, इसको तो आप गलत नहीं ठहरा सकते, स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत में। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, बिल्कुल किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि अनुसूची 7 में 3 लिस्ट जो है जिसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है, वो कौन कौन सी है। एक है कॉन्करेंट लिस्ट जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं, एक है आपकी स्टेट लिस्ट यानी कि एक केंद्र की संघ लिस्ट भी है, संघ सूची है। ठीक है, एक प्रांत की सूची है और एक आपकी समवर्ती सूची है। तो ये भी आपका सही है, अनुसूची 7 में रखा गया है। संबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल मैं बता देता हूँ कि जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में 50 देश है, सॉरी 50 राज्य हैं। अमेरिका में 50 राज्य है, तो प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में 2-2 सीटें दी गई। प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में 2-2 सीटें दी गई, यानी कि टोटल वहां पर 100 सीटें हैं राज्यसभा में। अब यहाँ पर राज्य छोटा है, बड़ा है, जनसंख्या कम है या क्षेत्रफल कम है, उससे बिल्कुल भी यहाँ पर मतलब नहीं है। वहां पर हर राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है राज्यसभा में। जबकि अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में राज्यों को अलग अलग, राज्यों का मतलब कह सकते हैं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है वो अलग अलग। जैसे कि आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में तो राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, उसके बाद बात करेंगे महाराष्ट्र की, पश्चिम बंगाल की, साथ ही साथ और नीचे चले जाएंगे पुडुचेरी, या फिर हम लोग बात करेंगे दिल्ली की, केंद्र शासित प्रदेशों की। तो हर एक में असमान प्रतिनिधित्व की बात करी गई है, राज्यों को समान सीटें नहीं दी गई राज्यसभा में। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। अब लास्ट है कि यह संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, बिल्कुल नहीं। अमेरिका का जो संविधान है उसमें राज्यों में फेडरेशन वर्ड का यूज किया गया है। किसका, फेडरेशन वर्ड का यूज किया गया है, जबकि भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन शब्द का मतलब यही है दोस्तों, यूनियन शब्द का मतलब यह है कि भारत के जो राज्य हैं उन्हें ये शक्ति प्रदान नहीं करी गई है कि वे अपने देश के मतलब कि केंद्र से अलग हो सके, जबकि ना ही किसी समझौते के परिणाम स्वरूप हमारे राज्यों का विलय एक केंद्र के रूप में या एक संघ के रूप में हम लोगों में हुआ है। जबकि अमेरिका में जो है वहां पर फेडरेशन शब्द का यूज किया गया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत में जो क्षेत्रीय एकता है, राज्यों की जो क्षेत्रीय एकता है, उसकी गारंटी नहीं दी गई है। यानी कि संसद चाहे तो जब चाहे जैसे चाहे आपके राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, 1 से 2 राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। तो इस तरीके की शक्ति, जबकि वहां पर ऐसी शक्ति नहीं दी गई है। तो आपका यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये गलत है। भारत में जो इकाइयां हैं वो किसी सहमति का परिणाम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। अगला प्रश्न 7वां कह रहा है कि, देखिए इस प्रश्न को, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। ठीक है, आपको वो बताना है कि नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है, तो ध्यान रखना। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, ये तो सही है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, बिल्कुल सही। दोस्तों अगर आपको नए राज्य का निर्माण करना है तो आपको संसद की जो संविधान की जो पहली अनुसूची है और संविधान की जो चौथी अनुसूची है, उन दोनों में ही परिवर्तन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो पहली अनुसूची है दोस्तों, प्रथम अनुसूची, उसमें राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र तथा संघ राज्य क्षेत्रों के विषय में बताया गया है। बताइए पहली अनुसूची जो है उसमें क्या क्या दिया गया है, राज्यों के नाम, ठीक है, उनके क्षेत्र तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, संघ राज्य क्षेत्र, और इसको दिया गया है कि नहीं दिया गया है। अब बताइए अगर नए राज्य का आप निर्माण करते हैं तो उसके नाम में परिवर्तन करते हैं तो भी इसमें चेंज करना पड़ेगा, क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे तो अनुसूची
वन में तो आपको, यानी कि स्केड्यूल 1 में तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के जो सांसद होते हैं या राज्यसभा के जो सदस्य हैं, उनका आवंटन किया जाता है, उनके सदस्यों का आवंटन किया जाता है। तो जब राज्य का निर्माण करेंगे, राज्य में निर्माण करेंगे अलग से किसी नए राज्य का, तो उसमें आपको सीटों में जरूर फेरबदल करना पड़ेगा। इसलिए अनुसूची 1 में और अनुसूची 4 दोनों में ही परिवर्तन करना पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के लिए इन संविधान का संशोधन समझा जाएगा। दोस्तों यही तो मैंने आपको बताया था अभी ऊपर कि जो आपका आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत आप जो भी परिवर्तन करते हैं वो 368 संवैधानिक संशोधन जिसके अंतर्गत होता है आर्टिकल, इसके अनुरूप नहीं माना जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन जो है वही गलत है, और यही उसने पूछा है कि कौन सा सही है। और इस प्रायोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ तक याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, 7 हो गया, 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। दोस्तों साधारण बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, 3/4 बहुमत चाहिए, या 2/3 आधे राज्यों का अनुसमर्थन। मैंने आपको बताया था कुछ नहीं चाहिए, केवल साधारण बहुमत चाहिए, और आपको कुछ चाहने की जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत से ये काम हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या कहता है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले एन विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद के साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन। अब ये देखिए, ये गलत दे दिया ना इसने, जानबूझकर ये कार्य करता है। पहले ऑप्शन में संसद का साधारण बहुमत तो चाहिए, लेकिन क्या ये चाहिए, क्या अनुसमर्थन चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये ऑप्शन तो आपका होना नहीं है। संसद में साधारण बहुमत द्वारा या फिर संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, ये भी नहीं है। ऑप्शन इसका बी सही है, संसद में साधारण बहुमत द्वारा ही हम लोग ये कार्य करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन दोस्तों होता है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या प्रशासक द्वारा। जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, बताइए, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनका प्रशासन किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है, या राष्ट्रपति द्वारा चुने गए किसी आयुक्त या के द्वारा भी होता है, जैसा कि आपने दिल्ली में देखा होगा LG होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। भारत संघ नहीं है, बिल्कुल गलत है, ये तो कथन ही गलत है। भारत संघ नहीं है, भारत संघ है, राज्यों का एक संघ है। किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। बिल्कुल सही, संघ की को आपके राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, उसको जब मन करेगा, जैसे मन करेगा तो परिवर्तन कर सकता है। यानी कि ए तो सही है, सॉरी ए गलत है, लेकिन आर सही है। ये ऑप्शन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। राज्य के विधान सभा सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की, या राज्य की नहीं। भैया राज्य की नहीं, राज्य के किसी भी उसकी आवश्यकता हमें है ही नहीं ना, तो सीधे सीधे आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, इसका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि राज्य की नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 के बाद 13वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करके, या एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। यार यही नहीं है आपका, डी ऑप्शन नहीं। आपको पता है कि आर्टिकल 3 के तहत आप किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकते हैं, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। क्या राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वो संघ राज्य क्षेत्र को शामिल करे? बिल्कुल नहीं, ये सारा अधिकार जो है वो संसद के पास है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14 प्रश्न क्या कहता है। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, किसी भी एग्जाम को आप लें, और आपको पता है कि पीसीएस के यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जरूर रिपीट होते हैं, जो भी छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल हुआ है आर्टिकल 1 में, क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है, भारतीय राज्य अलग नहीं हो सकते। एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु
भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। बिल्कुल सही। आपको मैं बता दूं, एसके धर की अध्यक्षता में 1948 में भाषाई प्रांतीय आयोग की गठन हुआ था, और इन्होंने जो उस समय पर चल रहा था कि भाषा के आधार पर आप राज्यों का गठन करिए, इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। बिल्कुल सही है। तीसरा भी सही है, ये लोग भी पक्ष में नहीं थे, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों जेवीपी समिति, और जेवीपी समिति भी 1948 में ही आई, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, पहला और, यानी कि सभी तीनों ऑप्शन इसके सही हो गए। ठीक है, आप लोग ये बात याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मुझे लगा, क्योंकि इसमें चीजों को घुमा कर पूछा गया है। देखिए, भारतीय राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार तो नहीं, लेकिन अगर कोई अलग होने की वकालत करता है तो क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा उसको मिलेगी। आपको पता है कि हमको अभिव्यक्ति की आजादी है। किसकी? अभिव्यक्ति की आजादी है। जो हमारे आर्टिकल 19 में हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, बोलने की आजादी दी गई है, ठीक है, भाषण की आजादी दी गई है। लेकिन आपको पता होगा 19 क्लॉज 1 के काम में हमको भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। वहीं पर कुछ ऐसे प्रायोजन है, 19 का क्लॉज 2 जो है, वो इन जो हमें आजादी या स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनको छीनने की भी उसमें प्रावधान दिए गए हैं। छीनेंगे कैसे? जब आप देश की एकता एवं अखंडता के लिए कुछ बोलेंगे, ठीक है, या फिर कोर्ट की अवमानना करेंगे, तो उन केसों में आपकी जो बोलने की और जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसको आपसे छीना जा सकता है। छीना जा सकता है मतलब या कह सकते हैं उस पर उपबंध लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि अलग होने की, मान लीजिए कि कोई राज्य है वो अपने आप को अलग करने की, संघ से अलग करने की अगर वकालत करता है, तो क्या उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि 19 के क्लॉज 2 के तहत ये देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाला कथन होगा, तो इसलिए इसकी नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए पार्ट इज द राइट आंसर, आप लोग के लिए ए पार्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है 16, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे? आप सबको कितनी बार बताया मैंने, ये सब है संसद को। संसद को यह अधिकार है कि वो किसी राज्य को भारतीय संघ में मिलाए। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक तो पहली अनुसूची और एक चौथी अनुसूची, इन दोनों ही अनुसूची में हमें परिवर्तन करना होता है। तो बताइए, अगर इसमें चौथी अनुसूची तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी पार्ट इज द राइट आंसर, प्रथम अनुसूची। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कितनी सीटें जो है वो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित की गई हैं। तो याद रखिए आप, 20 सीटें जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित की गई हैं। और वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो इसमें से कितनी सीट भरी जा चुकी हैं? तो 19 सीट्स भरी जा चुकी हैं, या 19 सीटें, जिसमें से हम बात करें तो दिल्ली को 7, दिल्ली की 7 सीटें, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, शॉर्ट में लिख रहा हूँ निकोबार, इनको मिली है आपकी एक, चंडीगढ़, चंडीगढ़ को एक, अच्छा, दादरा एवं नगर हवेली, अब ये आपको पता है कि दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, दमन एवं दीव, ये सभी मिलकर एक यूनियन टेरिटरी हो गए हैं। कब हुए थे? 26 जनवरी 2020 को ये सब मिलकर आपकी एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो यहाँ पर भी भैया एक है, सॉरी दो है यहाँ पर सीट, ठीक है। इसके पश्चात अगर हम लोग बात करें लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप में आपकी एक सीट है। पुडुचेरी की, पुडुचेरी में अगर हम लोग बात करें तो एक सीट है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इसमें 5, और लद्दाख की बात करें तो इसमें एक सीट है। तो आप लोग इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18 के बाद 19, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। आपको मैं बता दूं कि आपको पता है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग बना, ठीक है, और राज्य पुनर्गठन आयोग बना, ठीक है। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद 1956 में, कब, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन या 1956 बोल सकते हैं, इसको एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो पारित किया गया। और जो 1950 में हमारे देश में जो राज्य थे वो 4 वर्गों में बटे थे, भाग का, भाग था, भाग गा और भाग गा, उनको बदलकर क्या कर दिया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में उसका पुनर्गठन किया गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो आपको ये पता होगा कि अभी तो इसमें, इनमें ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भारत में इस वक्त 28 राज्य यानी कि 28 स्टेट्स, और हम कह सकते हैं 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 यूटी और 28 स्टेट्स इस वक्त भारत में उपस्थित हैं, ठीक है। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी, तो बताइए तेलंगाना के राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी होगी? तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो आपको पता होगा कितना होगा, 28। कितनी होंगी? 28 होंगी, ठीक है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि 29वां राज्य बना था कौन सा? तेलंगाना। तेलंगाना का जब गठन हुआ, कब हुआ था? 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था, और आंध्र प्रदेश से इसको तोड़कर इसका गठन किया गया था। तो उस समय पर ये 29वां राज्य बना, लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र को जम्मू एंड कश्मीर से स्टेट हुड उसका ले लिया गया, तो उस वक्त अब इसकी ये 28वां राज्य रह गया, ठीक है। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो आपको पता है कितने हैं, 8 संघ शासित प्रदेश। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? बताइए। दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, ये तीनों ही हैं, केवल गोवा नहीं है, क्योंकि गोवा जो है वो आपको पता है 56वां संविधान संशोधन, कह सकते हैं 1987 में जो गोवा था वो 25वां राज्य बना था। अब आप लोग इस चीज को याद रखेंगे, तो गोवा राज्य है। 24वां देखिए, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? तो आपको ये बताना है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, या फिर आंध्र प्रदेश है। मुझे ये बहुत अच्छा प्रश्न लगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी लगा कि आपसे ये पूछा जाएगा कि किसका किसका किया गया। तो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, तो आंध्र प्रदेश की बताइए पहले क्या थी? हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि अभी आंध्र प्रदेश की कौन सी राजधानी है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश जो है इसी से अलग हुआ कौन? तेलंगाना, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तेलंगाना इससे अलग हुआ, ठीक है। लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी जो हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया। क्यों नहीं बदला गया? उसका रीजन आप समझिए कि 2 जून 2014 को जब तेलंगाना राज्य जो है इससे अलग हुआ, तो इसके बाद यानी कि 2014 से 10 साल तक, कितने साल तक? 10 साल तक, 10 वर्षों तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी, क्या प्रोविजन है याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा जोर दे रहा हूं कि हैदराबाद जो राजधानी है, ये हैदराबाद जो राजधानी है, ये आपकी 10 साल तक, कितने साल तक? 10 साल तक संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश की और साथ ही साथ हम कह सकते हैं तेलंगाना की संयुक्त रूप से राजधानी रहेगी। और 10 साल बाद जो है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी चेंज होगी, और वो नई राजधानी जो होगी उसका नाम हो जाएगा अमरावती। क्या हो जाएगा? अमरावती। जबकि आपसे बात करूं तो इसका आंसर तो डी पार्ट है। जबकि बात करूं तमिलनाडु, तो दोस्तों तमिलनाडु जो था, तमिलनाडु की जो पहले राजधानी थी बात करें तो वो थी मद्रास, ठीक है। लेकिन अब उसको
उसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया, चेन्नई। आपको पता है मद्रास जो था पहले इसकी राजधानी थी, उसका नाम था, अब इसी नाम को क्या कर दिया गया, चेन्नई कर दिया गया, तो इसका नाम तो वही परिवर्तित कर दिया गया। बात करें अगर पश्चिम बंगाल की, तो बताइए पश्चिम बंगाल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो पहले इसका नाम क्या था, कलकत्ता था, क्या था, कलकत्ता, अब क्या कर दिया गया भैया, कोलकाता, तो इसके नाम में भी परिवर्तन किया गया है। बात करें अगर केरल की, तो केरल की बताइए क्या थी, तो केरल की पहले राजधानी क्या थी, त्रिवेंद्रम, क्या थी, त्रिवेंद्रम, और जिसका अब नाम कर दिया गया क्या, तिरुवनंतपुरम, क्या कर दिया गया, तिरुवनंतपुरम, अनंत। तो आपको ये चीज समझ में आ गई दोस्तों कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक उसके राजधानी का नाम नहीं बदला गया, तो वो हो गया आपका कौन सा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिल्ली है एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक स्वायत्त शासित परिषद है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि दिल्ली क्या है भाई, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ? तो दोस्तों याद रखना, ये है 69, कौन सा, 69वां संविधान संशोधन हुआ। और 69वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1991 में। कब हुआ, 1991 में। और दिल्ली जो थी, इसका नाम जो है वो क्या रख दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, क्या रख दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं 27 क्वेश्चन। इसने बोला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको याद रखिए, किसी ना किसी एग्जाम में आ जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? देखिए, राष्ट्रपति को आर्टिकल 240 के सब क्लॉज 1 में कई अधिकार दिए गए हैं कि वे संघ शासित जो प्रदेश हैं उनके उनसे रिलेटेड क्या बना सकता है, कानून बना सकता है दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या है, 240(1) का खा, गा और घा। तो मैं आपको बता दूं, इसी को थोड़ा सा आप मॉडिफाई करके सही कर लीजिए। 240 का जो का है वो तो बिल्कुल सही लिखा है कि अंडमान और निकोबार के द्वीप जो है, इनसे संबंधित नियम जो है वो राष्ट्रपति बना सकता है, आर्टिकल 240(1) के का में। अच्छा, 240(1) के खा में अगर बात करें तो ये भी बिल्कुल सही लिखा है, लक्षद्वीप से संबंधित नियम राष्ट्रपति बना सकता है। अब उसके बाद है 240 का 1 का गा। 240 का जो 1 का गा है दोस्तों, इसमें जो था, इसमें था दादरा एंड नगर हवेली। क्या था, दादरा एवं नगर हवेली। और फिर घा जो था दोस्तों, इसमें था आपका दमन एवं दीव, दमन एवं दीव, दमन एवं दीव। ठीक है, तो आप एक बात बताइए जरा, तो 240 के 1 के गांव में क्या है, दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली, जबकि यहाँ पर है। ठीक है, और घा में क्या है, पुडुचेरी। लेकिन अब यहाँ पर ये वाला सही है, ऑप्शन डी गलत क्यों है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एंड दीव अब दोनों मिलकर संयुक्त होकर एक यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं। और जो अधिकार क्षेत्र दमन एंड दीव को, दमन एंड दीव को जो घा में दिया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, अब उसको विलोपित कर दिया गया है। और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, दमन एवं दीव, इन दोनों के लिए ही संयुक्त रूप से बताइए राष्ट्रपति के पास विनिमय बनाने की शक्ति किसमें दी गई है, 240 के 1 गा में दी गई है। जबकि घा में आपका घा जो था इसको विलोपित कर दिया गया है, घा को खत्म कर दिया गया है। और इसके बाद जो पुडुचेरी है वो अड़ा में है, किसमें है, अड़ा में है। यानी 240 के सब क्लॉज 1 के अड़ा में जो है वो पुडुचेरी के बारे में बात की गई है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, क्योंकि जो 2019 में संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019 जो आपका आया था, उसके तहत दमन और द्वीप को 2020 में 26 जनवरी को एक यूनियन टेरिटरी के रूप में बदल दिया गया था। तो 27वां क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, 28वें प्रश्न पर, कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही है, 1987 में 56वां संविधान संशोधन हुआ और गोवा 25वां राज्य बनकर तैयार हुआ। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, बिल्कुल सही है, खंबात की खाड़ी जो गुजरात के पास है उसी में दीव है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, बिल्कुल सही है। दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। दोस्तों यही गलत है, दादरा और नगर हवेली जो थे वो फ्रांसीसी औपनिवेशिक नहीं थे, वो आपके पुर्तगाली औपनिवेशिक थे। कौन से थे?
पुर्तगाली उपनिवेशक थे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। फ्रांसीसी उपनिवेश कौन था? पुडुचेरी था। ठीक है, तो ये पुर्तगाली उपनिवेश थे। आप लोग ये चीज तैयार रखिएगा, क्लियर रखिएगा। तो इसमें ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 28 के बाद 29 पर। सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया। दोस्तों इसकी स्टोरी को भी समझ लीजिए, सिक्किम की स्टोरी को भी थोड़ा सा जान लीजिए, क्या हुआ था सिक्किम से रिलेटेड। अगर मैं आपको बताऊं तो 1974 तक दोस्तों, 1974 तक अगर हम लोग बात करें तो यहां तक आपका जो, मैं आपको बता दूं कि 1974 में, यहाँ पे मैं लिख के बता दे रहा हूँ, 1974 में, इससे पहले आपको पता है कि 1947 में देश जो है हमारा आजाद हो गया था। और जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय सिक्किम की अगर हम लोग बात करें, उस समय सिक्किम की अगर बात करें तो दोस्तों सिक्किम में चोग्याल का शासन था। यहाँ पर एक चोग्याल का शासन था। ठीक है, चोग्याल का शासन था। 1974 में सिक्किम ने भारत में शामिल होने की इच्छा जताई। भारत में इन्होंने कहा कि हम शामिल होना चाहते हैं, और भारत में शामिल होने की इन्होंने इच्छा जताई। कब जताई? 1974 में। ठीक है, तो भारत ने क्या किया? 35वां संविधान संशोधन हुआ भारत में, 35वां संविधान संशोधन हुआ। 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में, और इसके द्वारा भारत ने सिक्किम को, ध्यान से दोस्तों समझना इस चीज को, बहुत ही बारीकी से समझना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिक्किम को क्या किया गया दोस्तों? सिक्किम को एक संबद्ध राज्य, कैसा राज्य? संबद्ध राज्य मान लो, या कह सकते हो संरक्षित राज्य माना गया, या सह राज्य बनाया गया, कुछ भी आप लोग इसको नाम दे सकते हो। संबद्ध राज्य की घोषणा की गई। लेकिन उसके बाद भी जो वहां के लोग थे उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी याद होना चाहिए कि आर्टिकल 2 का जो है इसको भी जोड़ा गया था। ठीक है, इसी संशोधन के द्वारा। और साथ ही साथ 10वीं अनुसूची को भी, एक नई अनुसूची को भी इसमें जोड़ा गया था। तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा इसमें संविधान संशोधन में। लेकिन दोस्तों इनकी पूर्ति नहीं हुई। चोग्याल लोग की महत्वाकांक्षा के आधार पर वो चोग्याल के शासन में नहीं रहना चाहते थे, वो भारत में पूर्ण रूप से विलित होना चाहते थे। तो इसीलिए पूर्ण रूप से विलित करने के लिए 36वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, और वो हुआ 1975 में। और 36वां संविधान संशोधन 1975 में होने के बाद 22वें राज्य के रूप में, यानी 22वां राज्य बना हमारा कौन? सिक्किम। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। इसमें पूछा गया 30वें संविधान संशोधन, 32वें संविधान संशोधन, आपके 35वें संविधान संशोधन, या फिर 42वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसमें तो ऑप्शन दिया नहीं है 36, इसका मतलब 35वें संविधान संशोधन इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को, दोस्तों ध्यान से समझना, विधिवत भारत संघ के पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो ये दोस्तों ऑप्शन होगा 36वां संविधान संशोधन। अभी मैंने आपको बताया था कि 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको एक संबद्ध राज्य, या कह सकते हैं एक संरक्षित राज्य, जिसमें भारत इसको संरक्षण देगा, वो बनाया गया था। लेकिन 36वां संविधान संशोधन हुआ कब? हुआ 1975 में। ये कब हुआ था? 1974 में। ये हुआ 1975 में। और हमारा जो सिक्किम है 22वां राज्य बना, कंप्लीटली भारत के संघ में शामिल हुआ। 30 प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 31 पर। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है? राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं कि क्या होगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आपको पता है कि बिहार को काटकर पृथक करके वनांचल बनाया या कोई भी राज्य बनाए तो उसकी शक्ति किसके पास है? उसकी शक्ति तो संसद के पास है। यहाँ दोनों में ही राज्य की बात करी है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके भी नहीं किया जा सकता, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके भी नहीं किया जा सकता। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते 31 के बाद 32वां प्रश्न। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग एक बार इनको लगाएंगे उसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालाक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। कालाक्रम यानी कि कब कौन शामिल हुआ उसके क्रम के। तो दोस्तों इसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा राज्य कब बना था। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आप जानिए 1950 में आपको पता है कि जब देश गणतंत्र बना तो उस समय भारत का राज्य 4 भागों में बटा था। किन किन भागों में?
भाग का, भाग खा, भाग गा और दोस्तों भाग घा। इन 4 भागों में भारत का राज्य जो है वो बटा था, भारत का पूरा देश बटा था। का में वो होते थे जहां पर गवर्नरों का शासन था, वो वाले राज्यों को शामिल किया गया था। साथ ही साथ खा में वो होते थे जहां पर विधानमंडल के साथ शाही शासन होता था, यानी कि यहाँ का खुद का विधानमंडल होता था लेकिन शाही शासन हुआ करता था। गा में ऐसे लोग हुआ करते थे जिसमें जो आयुक्त जो चयन किए गए थे, यानी कि आयुक्तों के द्वारा जो शासन किया जाता था वो गा में थे। और घा में आपका इकलौता अंडमान एवं निकोबार था, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, द्वीप समूह। तो इस तरीके से 4 भागों में भारत के राज्य जो है वो बटे हुए थे 1950 में, जब हम लोग गणतंत्र बने। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1950 में भारत का जब जो 4 भागों में बटा हुआ था कितने राज्य थे, तो दोस्तों याद रखना 19 राज्य थे। और वो भाग का और भाग खा को मिलाकर थे। भाग गा और भाग गा में जो थे वो भोपाल थे, जो कि अभी राजधानी है। तो ये सब नहीं थे राज्य के रूप में। अगर हम लोग बात करें कंप्लीटली, ये क्षेत्र के रूप में थे, लेकिन राज्य के रूप में अगर कंप्लीटली बात करें तो 19 थे। पहले में 9 और दूसरे में 10, तो कुल मिला के कितने थे? 19। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आपको पता है कि राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 में, ठीक है। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना तो हुई, और उसके बाद 1955 में उसने अपनी रिपोर्ट पेश करी, और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर भारत के राज्यों को बांटा गया 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज भारत में बनी। तो अभी बताइए कितने राज्य हैं? 14 राज्य हैं। अब अगला जो राज्य बनेगा वो 15वां राज्य बनेगा। तो दोस्तों याद रखिए 1960 में, कब? 1960 में बंबई से अलग होकर, मैं सारे राज्य आपको बता दे रहा हूं, बंबई से अलग होकर गुजरात जो था वो आपका 15वां राज्य बना। याद रखिएगा, बंबई जो था वो पहले से, ये 14 राज्य जो बनाए गए थे, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज, तो इन्हीं में बंबई पहले से था, लेकिन बंबई को अलग टूट कर, बताइए, इससे 2 राज्य बन गए, एक तो महाराष्ट्र और एक गुजरात। तो बंबई जो था वो तो महाराष्ट्र की जगह उसने ले ली, लेकिन गुजरात एक नया राज्य के रूप में उभरा, और वो कौन सा राज्य था? 15वां। तो आप लोग याद रखिएगा 1960 में आपका कौन सा राज्य बना है? तो गुजरात राज्य बना है 1960 में, ठीक है। मैं पूरा इसका कालक्रम जो है मैं अभी आपको यहीं पर समझा दे रहा हूँ, जगह का थोड़ा अभाव है तो इसलिए आप लोग देखते चलिएगा, मैं इसको मिटा भी दूंगा तो आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बात करें तो 1961 में, दोस्तों 1961 में दादरा एवं नगर हवेली, दादरा एवं नगर हवेली एवं नगर हवेली, इसको 10वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन सा संविधान संशोधन? 10वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1961 में। और इसके द्वारा इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है। याद रखिए और ध्यान से चलते रहिए। दादरा एवं नगर हवेली पुर्तगाल के शासनकाल में था। 1954 में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ, और 1961 में 10वें संविधान संशोधन के द्वारा दादरा एवं नगर हवेली में इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद बात करें 1962 में, तो दोस्तों 1962 में 12वां संविधान संशोधन भी हुआ और 14वां संविधान संशोधन भी हुआ। दोनों याद रखिए। 12वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 3 क्षेत्रों को, कौन से 3 क्षेत्रों को, कौन कौन से थे? गोवा, तो ध्यान रखिएगा, गोवा, दमन एवं दीव, इन तीनों क्षेत्रों को दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, यानी कि यूनियन टेरिटरीज के रूप में प्रदर्शित किया गया, बदला गया। ध्यान रखिए, गोवा को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब बनाया गया? तो दोस्तों वो बनाया गया 1962 में। बाद में यही 25वां राज्य के रूप में 1987 में 56वें संविधान संशोधन के द्वारा बनेगा, लेकिन अभी तो ये यूनियन टेरिटरीज है। उसके बाद गोवा, दमन और दीव की बात कर ली, और उसके बाद 14वां संविधान संशोधन हुआ, और पुडुचेरी, यानी कि पुडुचेरी को आपने यूनियन टेरिटरीज के रूप में घोषित कर दिया। तो बताइए, सबसे पहले 1950 की बात करी मैंने, 1956 की बात करी जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इसके बाद बताइए 1960 की बात करी। 1960 में बंबई से महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुआ, गुजरात 15वां राज्य बना। यहाँ पर 61 में देख रहे हैं आप केंद्र शासित प्रदेश बनाए जा रहे हैं 10वें संविधान संशोधन से दादरा एवं नगर हवेली, और 62वें संविधान संशोधन 62 में 1962 में 12वें और 14वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन, दीव और पुडुचेरी को यूनियन टेरिटरीज में बदला गया दोस्तों। इसके बाद आप समझिए 15 राज्य हो चुके हैं। अब देखिए 16वां राज्य,
तो 1963 में दोस्तों, मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ, 1963 में नागालैंड, कौन सा, नागालैंड जो है वो आपका कौन सा राज्य बना, तो दोस्तों ये नागालैंड जो था वो 16वां राज्य बना, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं 1966 में, ध्यान रखिएगा सारी चीजों को आप लोग गौर से ध्यान रखिएगा, 1966 में आप लोग याद रखिएगा, अब 16 राज्य हो गए, 17वां राज्य बनेगा। और शाह आयोग, यहाँ पर याद रखिएगा, शाह आयोग के द्वारा, शाह आयोग के द्वारा पंजाब में से अलग होकर हरियाणा क्या हो गया, हरियाणा जो है, हरियाणा आपका, ये आपका 17वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना, 17वां। तो आपसे पूछा जाएगा हरियाणा बताइए, हरियाणा कब बना है अपना 17वां राज्य, कब शामिल हुआ, 1966 में। और इसके बाद आपको मैं बता दूं तो हिमाचल प्रदेश, कहां पर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश 1971 में, कब, 1971 में, 1971 में, 17 के बाद कौन सा हमारा राज्य बना, 18वां राज्य बना। तो दोस्तों अभी हम लोग 15वां राज्य बना हमारा कौन सा, गुजरात बना। ठीक है, 16वां राज्य हमारा बना नागालैंड, 17वां राज्य हमारा बना हरियाणा, और 18वां राज्य बना हमारा हिमाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं 19वां राज्य कौन सा बना। अब दोस्तों आप लोग 3 राज्य याद रखिए, एक तो मणिपुर, मणि, मिजो और त्रि, मणि, मिजोरम और त्रि, यानी कि त्रिपुरा। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये तीनों जो है वो 1972 में, कब, 1972 में आपके 19वां, 20वां और 19वां, त्रिपुरा 20वां बना और मिजोरम 21वां, यानी कि 19, 20 और 21 ये राज्य बने आपके कब, 1972 में। याद रखिएगा, ध्यान रखिए दोस्तों, 1972 में 19, 20 और 21 राज्य तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब बताइए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था 1975 में आपको पता है 36वां संविधान संशोधन हुआ और सिक्किम जो है वो आपका 22वां राज्य बना। तो यहाँ पर क्या आ गया, सिक्किम कौन सा राज्य बना, 22वां राज्य बना। तो हम लोग 15 से शुरुआत करे थे और अब हम लोग पहुंच गए हैं 22 तक पहुंच गए हैं। दोस्तों बात करते हैं अब 23वें राज्य, 24वें राज्य और 25वें राज्य की। तो आपको फिर से याद रखना है, क्या याद रखना है कि 1987 में, अब आ गए हम लोग 1987 में, और 1987 में आपको पता है कौन कौन से राज्य बने आपके, मिजोरम, तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, मिजोरम की जगह पर मेघालय है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, मिजोरम की जगह पर मेघालय है। ठीक है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, तो ये बने 19, 20 और 21 में राज्य। अब जब 1987 आया तो 1987 में दोस्तों मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और इसके बाद अगर हम लोग बात करें गोवा, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो 1987 में दोस्तों मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये तीनों राज्य जो है वो कौन कौन से राज्य बने, 22 तक हो गया था ना, 23, 24 और 25वां राज्य गोवा बना। तो 23, 24 और 25 जो राज्य हैं वो आपके 1987 में बने। अब देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि सन 2000 में 3 राज्य और बने, एक का नाम था उत्तराखंड, एक का नाम था छत्तीसगढ़, और एक का नाम था दोस्तों झारखंड। मैंने कोशिश करी है दोस्तों, जगह का अभाव है इसलिए इनको लिखने की, आप लोग नोट करते जाएं कहीं पर भी इसको। तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। बात करें 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर को आपके छत्तीसगढ़, ठीक है, और उसके बाद बात करें 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, और 15 नवंबर 2000 को आपका झारखंड जो है वो आपके कौन कौन से, 25 तक हो गया था ना, यानी कि 26वां, 27वां और 28वें राज्य के रूप में उभरे। यानी अगर आपसे पूछा जाता है तो 28वां राज्य कौन सा है, तो दोस्तों आप लोग को याद रखना है कि 28वां राज्य आपका कौन सा है, झारखंड है। अब बात करते हैं 28वें राज्य के बाद 29वें राज्य की। तो आपको पता है कि 29वां राज्य कौन सा बना है, बताइए, 2 जून, दोस्तों मैं जहां पर लिख रहा हूं आप वहीं पर लिख लीजिए, आप कहीं पर भी, 2 जून 2014 को आपको पता है तेलंगाना, तेलंगाना जो है वो आपका कौन सा राज्य बना, 29वां राज्य बना। और उसके बाद बताइए दोस्तों क्या हुआ, उसके बाद आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया आपका,
बताइए। 15 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और उसके तहत जम्मू एंड कश्मीर जो था इसका स्टेटहुड इसको छीन लिया गया और 31 अक्टूबर 2019 से ये जम्मू एंड कश्मीर को और साथ ही साथ लद्दाख को, मैं पूरा आपको बायोडाटा मैंने बता दिया कि राज्यों का किस तरीके से क्या क्या हुआ। तो लद्दाख को ये यूनियन टेरिटरी में 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हो गया। ठीक है, याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 से ये प्रभावी हो गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं इसके बाद एक और चेंज हुआ है। वो चेंज क्या हुआ है आपको पता है? वो चेंज हुआ है आपका जो संघ शासित प्रदेश हैं, यानी कि उनके विलय अधिनियम जो आया 2019 में, और इसके द्वारा आपको पता है कि 26 जनवरी 2020 को आपका दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव एक यूनियन टेरिटरी के रूप में उभरा। दोस्तों अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया था कि इनका आपको चयन करना था। मैं अब सारा मिटा रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, लेकिन इसको इस तरीके से मिटाएंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर समझिए कि छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और सिक्किम, इनको आपको कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो बताइए, सिक्किम जो था वो तो 1975 में 36वां संविधान संशोधन हुआ और उसके द्वारा देश का 22वां राज्य बना था सिक्किम। ठीक है, और बताइए अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो मैंने बताया आपको, याद रख सकते हैं आप, 1987 में 3 राज्य थे। कौन कौन से थे? मिजोरम, गोवा और यानी अरुणाचल प्रदेश। आपको पता है अगर आपको रम पीनी है तो रम आप कहाँ पियेंगे? गोवा में। और गोवा में पियेंगे कब? जब सूर्य का उदय होगा। सूर्य यानी कि अरुण का उदय होगा। किसका उदय होगा? अरुण का। तो रम यानी मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों 1987 में हुए। बताइए अरुणाचल प्रदेश कब हुआ? 1987 में। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ कब आया था? तो दोस्तों 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ हुआ है। और अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड कब हुआ है? तो ये आपका हुआ है 15 नवंबर को। तो अब आप इसको सही कालक्रम में लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए वही क्वेश्चन आएंगे अब सारे। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के सही कालक्रम के अनुसार प्रदर्शित कीजिए। तो दोस्तों मैं इसको साफ साफ लिख दे रहा हूँ। सिक्किम, अगर बात करें सिक्किम की तो बताइए सिक्किम जो है वो आपका कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था। और कब बना था आपका? अरे 22वां राज्य बना था और क्या था? 1975 में। ठीक है, 22वां राज्य बना था। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो है वो आपका बताइए 1987 में। कब? 1987 में। और कौन सा राज्य बना था? 24वां राज्य बना था। नागालैंड की बात करें दोस्तों तो नागालैंड के बारे में बताइए आप लोग। 1963 में कौन सा राज्य बना था? 16वां राज्य बना था। और अगर हम लोग बात करें हरियाणा की तो दोस्तों हरियाणा कब बना था? अब बताइए 1966 में शाह आयोग के द्वारा हरियाणा बना था आपका। ठीक है, 17वां राज्य। कौन सा राज्य? 17वां राज्य। तो अब आपको सही कालक्रम चाहिए तो आप देखिए सबसे पहले अगर हम लोग पूछें तो बताइए सबसे पहले कौन सा था? नागालैंड। तो बताइए सबसे पहले हो गया नागालैंड, उसके बाद कौन सा होगा? हरियाणा, और उसके बाद कौन सा होगा? सिक्किम, और उसके बाद कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया तो मैंने आपको बताया छत पर चढ़िए, और फिर उसके बाद क्या आएंगे? उतरेंगे, और उसके बाद जो धूल मिट्टी लगेगी उसको झाड़ लेंगे। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, छा से छत्तीसगढ़, उतरने से आपको उत्तराखंड, और झाड़ने से आपको झारखंड, ये याद हो सकता है। और ये 1 को है, ये आपका 9 को है, और ये आपका 15 है। सब में है नवंबर, तो ये भी नवंबर, ये भी नवंबर, और ये भी नवंबर। और सन कौन सी है? 2000। पूछा क्या है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को भारत के राज्य के स्वरूप में आया। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई है? तो आप बताइए। ये भी 2000 में हुई है, इसका ऑप्शन बी पार्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। बिल्कुल, इन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सिक्किम बताइए कब हुआ है? 1975 में दोस्तों। अच्छा, मेघालय मैंने बताया था मेघमणि और त्रि ये हुए 1972 में तीनों। उसके बाद नागालैंड 1963 में हुआ है। और अगर हम लोग बात करें हरियाणा की तो दोस्तों हरियाणा जो है वो आपका 17वां राज्य बना था। और हरियाणा 17वां राज्य कब बना है? तो 1966 में शाह आयोग के द्वारा इसको 17वां राज्य बनाया गया। तो बताइए अब इसको बिल्कुल कालक्रम के अनुसार लगा लेंगे। सबसे पहले बताइए यहाँ पर क्या दिया गया है?
आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले कौन आएगा बताइए, नागालैंड आएगा, यानी कि पहले आएगा तीसरे नंबर का, और यही ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, पहले नंबर का आएगा, फिर उसके बाद चौथे नंबर का आएगा, और फिर उसके बाद दूसरे नंबर का, यानी कि सी पार्ट इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 37। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो बताइए दोस्तों, आंध्र प्रदेश कब बना, हरियाणा कब बना, हिमाचल प्रदेश कब बना, सिक्किम कब बना। अब आप बिल्कुल क्लियरली इसको बता सकते हैं। हरियाणा बना आपका 1971 में, ठीक है, हरियाणा बना आपका 1971 में, और 18वां राज्य बना था। सिक्किम आपका 22वां राज्य बना था 1975 में। उसके बाद बात करें हरियाणा, तो हरियाणा बताइए आपका कब हुआ, 1966 में। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये 1953 में। अब आपको कोई दिक्कत नहीं इसको कालक्रम में लगाने में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है। दोस्तों फिर से वही चीज आ गई है, नागालैंड बताइए, मेघालय बताइए, सिक्किम बताइए, अरुणाचल प्रदेश बताइए। तो मैंने बताया था कि आपको रम पीनी है तो कब पियेंगे, कहाँ पियेंगे, गोवा में पियेंगे। और उसके बाद बताइए जब अरुण उदय होगा, यानी कि अरुण का नाम ही होता है सूर्य उदय होगा। बताइए रम से मिजोरम, गोवा से गोवा, और अरुण से अरुणाचल प्रदेश। ये सभी 1987 में जो 56वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा ये क्या हुए, भारत में संघ में शामिल हुए। तो अरुणाचल प्रदेश कब आया भैया, 1987 में। सिक्किम कब आया, 1975 में। मेघालय कब आया बताइए, मेघ मैंने बताया था मणि मेघ त्री, ये सभी जो आए मेघालय या आया 1972 में, और नागालैंड बताया तो 1963 में। अब आप अपने आप इसको कालक्रम में सजा सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 39। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है, अवरोही क्रम में लगाना है आपको। बताइए हरियाणा कब आया, हरियाणा में 17वां राज्य बना 1966 में शाह आयोग के द्वारा। राजस्थान, राजस्थान ऑलरेडी पहले से ही था दोस्तों, इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये 1956 में ऑलरेडी था, तो इसको आप याद रख सकते हैं 1956 में। और महाराष्ट्र की बात करें तो बताइए आप, आपको पता है 1960 में महाराष्ट्र जो है मुंबई से अलग होकर गुजरात जो है वो आपका 15वां राज्य जो है वो बना था, तो 1960 में हुआ था। उसके बाद अवरोही क्रम में सजाना, तो बताइए सबसे पहले कौन आएगा, हरियाणा, उसके बाद कौन आएगा आपका महाराष्ट्र। तो पहले आएगा हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, यानी कि डी पार्ट इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 40। एंड सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पहला है नागालैंड। आपको पता है नागालैंड 1963 में हुआ था, तो ये क्वेश्चन में गलत दिया गया है, यहाँ पर 1963 होगा। तो बताइए ए का तो हो गया आपका सेकंड, झारखंड आपका 2000 में बना है, तेलंगाना आपका 2014 में बना है, और सिक्किम आपका 36वां संविधान संशोधन 1975 में बना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ था। दोस्तों ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है, राज्य का गठन 1948 में हुआ था, इसको पूछा गया है। 41वां जो प्रश्न है इसमें थोड़ा सा ये विवादित प्रश्न है, इसमें अलग अलग आंसर्स जो है वो जो आयोग थे उन्होंने दिए थे। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन दिया गया है, अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश इसका आंसर सही है, जबकि ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश 1948 में नहीं है, हिमाचल प्रदेश 1948 में तो एक संघ शासित प्रदेश बना था, जबकि राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को 1971 में मिला था, तो ये वहां पर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। नहीं भाई, मैसूर राज्य का नया नाम तो कर्नाटक रखा गया है, तमिलनाडु तो नहीं रखा गया। गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया है, असत्य बताना है आपको। बंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र से विभाजित हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। हिमाचल पहले संघ शासित प्रदेश सूची में था, बिल्कुल सही है। गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, 42वां। ठीक है, तो ये भी सही है। केवल आपका ये गलत है, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु है, जबकि मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा 1973 में ऐसा हुआ था। ठीक है, 42वां क्वेश्चन हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उल्फा उग्रवादी एंड किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखना, उल्फा उग्रवादी असम राज्य से संबंधित है। ये आपका उग्रवादी संगठन जो है इसका नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। उल्फा, ULFA, इसका नाम क्या है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो ये असम का एक उग्रवादी आतंकवादी संगठन है, और इसका उद्देश्य जो था वो सैन्य संघर्ष के जरिए संप्रभु समाजवादी असम स्थापित करना था। ठीक है, और इसका जो निर्माण किया गया था, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1979 में किसने करी गई थी, परेश बरुआ। किसने, परेश बरुआ इसने की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला। पीपल्स वॉर एंड ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन कहाँ का है।
तो दोस्तों याद रखना, ये पीपुल्स वार ग्रुप जो आतंकवादी संगठन है, ये आंध्र प्रदेश का आतंकवादी संगठन है। एक नक्सली था जिसका नाम था कोंडापाली सीतारामैया। क्या नाम था इसका? कोंडापाली सीतारामैया, कोंडापाली सीतारामैया। ये एक आपका नक्सली था। इसने 1980 में, कब? 1980 में इस आतंकवादी संगठन की स्थापना की थी, PWG, इसको PWG भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत किस राज्य के अंतर्गत है? तो दोस्तों याद रखना, ये 4 राज्य हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल, यानी कि डी पार्ट इज द राइट आंसर। इन सभी में जो है आपका इसका विवाद चलता है, कावेरी का। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन के आयोग की स्थापना करी गई थी। दोस्तों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसने दे दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती इसने करी है। आयोग की बात करिए तो आयोग जो है वो 1953 में गठित हुआ था, और ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो फजल अली, कौन थे? फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। और इसमें 2 सदस्य और थे, एक थे आपके कुंजरू, कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू, एक थे हृदयनाथ कुंजरू, और एक दूसरे थे एम पनिकर। क्या थे? एम पनिकर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो 1953 में हुआ था। और फिर इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो 1956 में आया था, 7वां संविधान संशोधन द्वारा। तो ये थोड़ा सा इसमें तो चेंजेस आप लोग कर सकते हैं, हालांकि अगर कुछ नहीं है तो फिर 1956 तो इसमें लगाएंगे ही लगाएंगे। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये आपको बिल्कुल याद होगा, सी पार्ट इज द राइट आंसर, यानी कि 1956 में। चलिए बढ़ते हैं, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश का 1953 में भाषाई आधार पर जो है वो इसका गठन हुआ था। और इसमें एक कांग्रेस के कार्यकर्ता श्री रामुलु रामुलु, ठीक है, इनकी जो थी वो डेथ हो गई थी अनशन के बाद, मतलब इन्होंने अनशन रखा था और उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी, और 1953 में आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो सबको पता होगा, आंध्र प्रदेश 1953 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। सब वही क्वेश्चन आए हैं, बार बार रिपीटेड है 1953 में। 51वां क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया था 1956 में। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र शासित सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो दोस्तों ये याद रखना, बिहार है। आपको पता होगा बिहार में बहुत डिमांड चलती है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला है, क्योंकि केवल केवल 11 विशेष राज्य है ऐसे जिनको विशेष राज्य का दर्जा मिला है, जिसमें से 3 जो हैं वो आपके उत्तर भारत के हैं, और बाकी के जितने बचे हुए हैं, यानी कि 8 जो बचे हैं, ये सब पूर्वोत्तर के हैं। तो 3 जो उत्तर भारत के वो कौन कौन से हैं? उनमें एक है उत्तराखंड, दोस्तों याद रखना ये विशेष श्रेणी के दर्जे में आता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर, इन तीनों को आपका विशेष राज्य का दर्जा मिला। जबकि जो 8 अन्य राज्य हैं ये सारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं। असम है, ठीक है, असम है, आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और कोई राज्य रह गया, यानी कि कौन कौन से हो गए ये आपके? असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, पूर्वोत्तर के सारे राज्य हैं, त्रिपुरा और रह गया शायद, त्रिपुरा भी हो गया है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया, सिक्किम रह गया, हाँ सिक्किम रह गया, तो ठीक है, एक और रह गया सिक्किम। तो ये सारे पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं, इन सारे जो राज्य हैं इनको आपका छत्तीसगढ़ का दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक आज हम लोग समाप्त करते हैं। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग उनको भी देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।